तो आइए दोस्तों, हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। चित्तौड़गढ़ शाब्दिक रूप से चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। यह किला मेवाड़ की राजधानी था और वर्तमान चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। यह 180 मीटर यानी 590.6 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, जो 280 हेक्टेयर यानी 691.9 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, जो बेराच नदी द्वारा निकाली गई घाटी के मैदानों के ऊपर है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें से 4 महल हैं, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय मीनार शामिल हैं। तो आइए अब थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं भूगोल की दृष्टि से इस किले पर प्रकाश डालते हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। अजमेर से 233 किलोमीटर यानी 144.8 मील स्वर्णिम चतुर्भुज के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 भारत पर दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 79 प्रतिच्छेद करते हैं, 1.1 वर्ग मील के क्षेत्र में यह किला फैला हुआ है। किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह बेड़च, कौन सी नदी थी? बेड़च नदी यानी बनास नदी की एक ऐतिहासिक नदी है, ठीक है, के बाएं किनारे पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ के नए शहर, जिसे निचला शहर के रूप में जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है, जो 1568 ईस्वी के बाद मैदानी इलाकों में विकसित हुआ था। जब किला 16वीं शताब्दी में तोपखाने की शुरुआत के आलोक में सुनसान था और इसलिए राजधानी को अधिक सुरक्षित उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित है। मुगल बादशाह अकबर इस किले पर हमला किया। मुगल बादशाह अकबर ने इस किले पर हमला किया और बर्खास्त कर दिया, जो कि मेवाड़ के 84 किलों में से एक था, लेकिन राजधानी को अरावली पहाड़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां भारी तोपखाने और घुड़सवार सेना प्रभावी नहीं थी। नए शहर से 1 किलोमीटर से अधिक लंबी एक घुमावदार पहाड़ी सड़क किले के पश्चिम छोर के मुख्य द्वार, जिसे रामपोल कहा जाता है, की ओर जाती है। किले के भीतर यह गोलाकार सड़क किले की दीवारों के भीतर स्थित सभी द्वारों और स्मारकों तक पहुंच प्रदान करती है। कभी 84 जलाशयों का दावा करने वाला किला अब उनमें से केवल 22 रह गया है। इन जल निकायों को प्राकृतिक जल ग्रहण और वर्षा द्वारा खिलाया जाता और 4 बिलियन लीटर का संयुक्त भंडारण होता था, जो 50,000 की सेना की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता था। आपूर्ति 4 साल तक चल सकती थी। ये जल निकाय तालाबों, कुआं और बावड़ियों के रूप में है। चलो आइए अब इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। चित्तौड़गढ़ मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। इसे एक स्थानीय मौर्य राजपूत शासक चित्रांगदा मौर्य ने बनवाया था, जो मौर्य शासक थे। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता से लिया गया है। लिपि के आधार पर 9वीं शताब्दी के कई छोटे बौद्ध स्तूप जयमल पट्टा झील के किनारे पाए गए थे। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 728 सीई या 734 सीई में किले पर कब्जा कर लिया था। एक खाते में कहा गया है कि उसे दहेज में किला मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने मिलेच्छों या मोरिस से
किले पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार आरसी मजूमदार का मत है कि मोरिस चित्तौड़गढ़ पर शासन कर रहे थे जब अरबों ने 725 सीई के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने मोरिस को हरा दिया था और बदले में बप्पा रावल सहित अन्य संघ से हार गए थे। आरबी सोमानी ने सिद्धांत दिया है कि बप्पा रावल की सेना का एक हिस्सा थे नांगभट्ट प्रथम। कुछ इतिहासकार इस किंवदंती की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। यह तर्क देते हुए कि बाद के शासक अल्लाता के शासनकाल से पहले गोहिलों ने चित्तौड़गढ़ को नियंत्रित नहीं किया था। चित्तौड़गढ़ में खोजा गया सबसे पहला गोहिला शिलालेख तेज सिन्हा, कौन सा था? तेज सिन्हा के शासनकाल का है। इसमें चित्रकूट महादुर्गा का उल्लेख है। 1303 की घेराबंदी। 1303 में दिल्ली सल्तनत ने शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया जिस पर गोहिला राजा रतन सिन्हा का शासन था। 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। उनके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया था। कुछ बाद की किंवदंतियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रत्न सिंह की खूबसूरत रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने इन किंवदंतियों की प्रमाणिकता को खारिज कर दिया है। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने जौहर करके आत्महत्या की थी, यानी सामूहिक आत्मदाह। इतिहासकार किशोरी शरण लाल का मानना है कि अलाउद्दीन की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ में एक जौहर हुआ था। हालांकि वह पद्मिनी की कथा को अनैतिहासिक कहकर खारिज करते हैं। दूसरी ओर इतिहासकार बनारसी प्रसाद सक्सेना इस जौहर कथा को बाद के लेखकों द्वारा गढ़ी हुई मानते हैं, क्योंकि खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में किसी भी जौहर का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उन्होंने रणथंभौर की पिछली विजय के दौरान जौहर का उल्लेख किया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को अपने छोटे बेटे खिज्र खान को सौंपा था और राजकुमार के बाद चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर खिज्राबाद कर दिया था। चूंकि खिज्र खान अभी बच्चा था, इसलिए वास्तविक प्रशासन मलिक शाहीन नामे गुलाम को सौंप दिया गया था। राणा हम्मीर और उत्तराधिकारी किले पर खिज्र खान का शासन 1311 ईस्वी तक चला और राजपूतों के दबाव के कारण उन्हें सोनीगरा प्रमुख मालदेव को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने 7 वर्षों तक किले पर कब्जा कर रखा था। हम्मीर सिंह ने मालदेव से किले पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़गढ़ ने एक बार फिर अपना पुराना नाम गौरव हासिल कर लिया। 1378 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले हम्मीर ने मेवाड़ को एक काफी बड़े और समृद्ध राज्य में बदल दिया था। उनके द्वारा स्थापित राजवंश को उनके जन्म वाले गांव के नाम पर सिसोदिया नाम से जाना जाने लगा। उनके पुत्र केत्र सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने सम्मान और शक्ति के साथ शासन किया। केत्रा सिंह का पुत्र लाखा जो 1382 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, उसने भी कई युद्ध जीते थे। उनके प्रसिद्ध पोते राणा कुंभा ने सिंहासन पर आए। राणा कुंभा कब आए? 1433 ईस्वी में सिंहासन पर आए थे और उस समय तक मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों ने काफी ताकत हासिल कर ली थी और वे शक्तिशाली मेवाड़ राज्य को हड़पने के इच्छुक थे। तो दोस्तों, आगे इस स्टोरी को निरंतर रूप में चलाएंगे। इससे पहले अभी विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो आगे की हम स्टोरी आपको सुनाएंगे। यदि वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो, तो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।